हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। क्या कहता है पास्कल्स लॉ, वो देखते हैं। देखिए, इन ए कन्फाइंड कनेक्टेड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द चेंज इन प्रेशर एट ए पॉइंट इज ट्रांसमिट्स टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड विदाउट एनी लॉस इंस्टेंटली। क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए मैं इस तरह का कोई भी एक सेटअप कर देता हूं। इसमें ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया अपन ने, यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया और यहाँ पर भी बना दिया। ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर P1 था, इसका P2 था, इसका P3 था, इसका P4 था। यहाँ से अपन ने मेजरमेंट के लिए लगा रखे। ठीक है, P1 P2 P3 P4 इस तरीके से इसका प्रेशर था। और ये वाले को अपन ने यहाँ से कंप्रेस करना स्टार्ट किया। प्रेशर यहाँ का P0 था, मैंने यहाँ से इसको प्रेस करना स्टार्ट किया है। जैसे ही इसको कंप्रेस करूंगा यहाँ वाले प्रेशर में, जैसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाएंगे अपन तभी कंप्रेस होगा। तो मैंने फोर्स लगाया इस पे, फोर्स लगाने से फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर डेल्टा P चेंज में प्रेशर हुआ, प्रेशर में चेंज कितना हुआ, डेल्टा P। यहाँ पर डेल्टा P हुआ तो यहाँ पर जैसे मैंने चेक करा, यहाँ पर भी कितना इफेक्ट आया, P1 प्लस डेल्टा P हो गया, ये भी P2 प्लस डेल्टा P हो गया, ये P3 प्लस डेल्टा P हो गया और ये P4 प्लस डेल्टा P हो गया। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अगर मैं किसी भी इन ए कन्फाइंड कनेक्टेड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कन्फाइंड है पूरे तरीके से, एक दूसरे से पूरे से एकदम कनेक्टेड है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि भी बीच में कहीं पर आपने यहां तक एयर कर रखी, यहां तक खाली कर रखा, या एक जगह से ओपन है, तो सारी चीजें नहीं बदलेगी। हमें चाहिए कन्फाइंड कनेक्टेड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसमें जब एक पॉइंट पे प्रेशर में चेंज करता हूं तो ये ट्रांसमिट हो जाता है पूरे फ्लूइड के हर एक कॉर्नर में। यहां पे अगर डेल्टा P हुआ तो यहां पे भी डेल्टा P, यहां पे भी डेल्टा P, यहां पे भी डेल्टा P, यहां पे भी डेल्टा P। हर एक जगह पर चेंज इन प्रेशर सेम होगा विदाउट एनी लॉस। इसमें कोई भी तरह का लॉस नहीं होगा, इंस्टेंटली और उसी टाइम पे ऐसा होगा। जैसे ही तुम यहां पे डेल्टा P का चेंज करोगे, इंस्टेंटली पूरी जगह पे डेल्टा P का चेंज हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिवाइसेस बनती है पास्कल्स लॉ पे। ठीक है ना, तो ये पास्कल्स लॉ है और ये इस डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन देखें, अगर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, जहां पर भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम देखते हो किसी भी तरह का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल। किस तरीके से काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, मैंने एक कंटेनर लिया इस तरीके से, इस कंटेनर में मैंने ऐसा सेटअप करा। ये कंटेनर पूरा फील्ड है, यहां पर अपना पिस्टन टाइप में कुछ रखा हुआ समझो। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड है और यहां पर अपन ने इसकी बाउंड्री डिसाइड कर रखी है। इस वाले साइड का एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया A1 है और यहाँ का सरफेस एरिया A2 है। क्लियर है, यहाँ का प्रेशर कुछ P है। चलो, तो अभी देखो प्रेशर कितना है उस बात से तो मुझे कोई खास लेना देना है नहीं, मुझे तो देखना है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो जैसे ही अभी यहाँ का प्रेशर कुछ है, यहाँ का प्रेशर कुछ है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, तभी इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। देखो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर कितना है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर भी ऑलमोस्ट कितना होगा, P0 होगा। तो ऊपर से लगने वाला फोर्स F0 और नीचे से लगने वाला फोर्स F0 दोनों इक्वल होंगे,
तो नो मूवमेंट। अभी फिलहाल इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सेम केस यहां होगा, यहां पर ऊपर की तरफ पी नोट होगा, नीचे की तरफ भी पी नोट होगा, और फोर्स ऊपर से एफ नोट लग रहा होगा, नीचे से भी एफ नोट लग रहा होगा, और दोनों इक्वल होंगे, तो इसमें भी कोई तरह का मूवमेंट नहीं होगा। इनिशियल पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको अगेन इधर की तरफ बनाता हूं। ये लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस जगह से यहां से एक फोर्स अप्लाई करता हूं, F1 फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई करता हूं, F1, क्योंकि यहां का प्रेशर पी नोट है, यहां का भी प्रेशर पी नोट है, हर तरह का प्रेशर अपन ने चेक कर लिया। यहां से F1 फोर्स लगाता हूं, ठीक है। यहां से F1 फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और इसका एरिया अगर A1 है, F1 फोर्स लगाया, एरिया A1 है, तो इस F1 की वजह से इस पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर होगा, यहां पर चेंज इन प्रेशर होगा ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से चेंज इन प्रेशर होगा, और वो प्रेशर में चेंज कितना आएगा, डेल्टा P इक्वल टू आएगा F1 अपॉन A। इस तरफ चेंज इन A1, F1 अपॉन A1, ये चेंज इन प्रेशर हुआ है। जितना चेंज इन प्रेशर इधर होगा उतना ही चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इधर होगा। इसका एरिया A2 है, और इस पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ F2, और F2 डेल्टा P को लिखा जाए तो डेल्टा P लिखा जा सकता है F2 अपॉन A2। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डेल्टा P इक्वल टू F1 अपॉन A1। इधर में जो चेंज आया है डेल्टा P, उसे लिखा जा सकता है F2 अपॉन A2। और फ्रॉम पास्कल्स लॉ, फ्रॉम पास्कल्स लॉ, फ्रॉम पास्कल्स लॉ, डेल्टा P इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा P के होगा। चेंज इन प्रेशर तो क्या होगा, सेम होगा। अगर इसको P1 बोल दूं, इसको P2 बोल दूं, तो डेल्टा P1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल्टा P2 के। तो मैं लिखूंगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब इस A को इधर भेज देता हूं, इधर भेज देता हूं A2 को, तो F2 की वैल्यू पता चल जाएगी अपन को। F2 इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1, और साथ में आ गया F1। और यहां से बनते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस। क्यों, समझिए। F2 इक्वल्स टू है A2 अपॉन A1 टाइम्स ऑफ F1। अब अगर मैं उसको बेक में जाके देखूं कि भाई A2 अपॉन A1, A2 तो बहुत ज्यादा है और A1 बहुत कम है। अगर मैं कहूं कि if A2 is 20 times of A1, if A2 is 20 times of A1, then F2 will be 20 times of F1। तो F2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ F1। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तुमने इधर से अगर 10 न्यूटन लगाया है, इधर से अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो इधर तुमको 200 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। बड़ी अजीब बात है सर, आपने तो एनर्जी बना दी यहाँ पे, बहुत फायदा कर दिया, इससे तो बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा वायदा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही फायदा है कि फोर्स को हमने ज्यादा कर दिया। जैसे हम मैकेनिक्स में गियर सिस्टम लगाकर करते थे, ठीक वैसे ही है। यहाँ पे F1 फोर्स लगाया तो इसका एरिया A1 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर इसका H डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना होगा, H/20। अगर इसको आप H हाइट नीचे लेके आ जाते हो तो इस वाले में चेंज कितना आएगा, सिर्फ H/20। और हम देखेंगे कि वर्क डन सेम है। आपने इधर जितना वर्क किया आपको उधर उतना ही वर्क मिला, सिर्फ आपने अपने फोर्स को यहाँ पे 20 टाइम्स अप्लाई किया है, तब जाके आपको एक साथ 20 का फोर्स मिल गया। दिस इज समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है ना। कुछ फायदे जैसा एनर्जी का कुछ फायदा नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है कि फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। जिस तरीके के फोर्स की मुझे रिक्वायर्ड थी उस तरीके का मैं अचीव कर सकता हूं। मुझे किसी भारी सब्सटेंस को उठाना है, मैं अकेला नहीं लिफ्ट कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि इस वाले को F1 फोर्स अप्लाई करके H हाइट तक ला सकता हूं। कम फोर्स तो लगा सकता हूं, यहां से यहां तक ला सकता हूं, तो एटलीस्ट ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये है पास्कल्स लॉ।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि इस तरह का एक सेटअप होता है, इस तरह का एक सेटअप होता है जिसमें से अगेन इसी तरह की एक और निकलती रहती है ना। तो हो क्या रहा है कि यहां पर इसको सप्लाई देने के लिए एक पतला सा वायर होता है। इस वायर में से जो फ्लूइड होता है उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहां पर सोचिए कि ये जो वायर है पतला सा, इस वायर के अंदर फ्लूइड है और आपने किसी पिस्टन से इसको कंप्रेस करा है, इस वायर के अंदर जो फ्लूइड है इसको आपने कंप्रेस करा है और एक बार नहीं, जैसे जैसे इंजन रोटेट हो रहा है आपने एक पिस्टन सिस्टम लगा दिया जो लगातार इसको हिट कर रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसका प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, प्रेशर राइज होगा। तो ये प्रेशर इधर वाला जो फ्लूइड है इस पे आ जाएगा और यहाँ पे ये देखो ये वाला सिस्टम इस तरीके का होगा। तो अब इस पे फोर्स लगेगा तो ये आगे की तरफ प्रेस हो जाएगा। यहां से ये पिस्टन सिर्फ अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक टाइम में, तो डेफिनेटली ये अगर 100 टाइम्स होता है, ये कितना होता है 100 टाइम्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 10⁴ न्यूटन। तो होता क्या है कि एक इंजन को अगर आप बहुत ज्यादा लोड एक साथ दो तो वो भी शायद केपेबल ना हो उस वर्क को करने में। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो तो हम क्या करते हैं, इंजन से जितना अमाउंट ऑफ फोर्स वो सप्लाई कर सकता है वो किसी कम एरिया वाले पाइप के अंदर अपन फ्लूइड में ले लेते हैं और ज्यादा एरिया में अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पर सप्लाई करते रहते हैं। तो वर्क डन डेफिनेटली काम थोड़ा स्लो होगा लेकिन वर्क हो जाएगा और इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। और मैकेनिकल सिस्टम भी बहुत कुछ है नहीं। जैसे अगर तुम्हें कोई गियर सिस्टम यूज करना होता तो पुली लगानी पड़ती, 2-3 पुली लगानी पड़ती, या फिर एक बड़ा गियर लेना पड़ता उससे छोटा गियर कनेक्ट करना पड़ता। इस तरह के काम अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस मैटर में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को हमें ऊपर उठाना है। ये गाड़ी जो है वो है 1000 केजी की। गाड़ी कितने की है 1000 केजी इस गाड़ी का मास है और यहां का एरिया और यहां का एरिया 250 टाइम्स ऑफ A1 है। A2 इक्वल्स टू 250 टाइम्स ऑफ A1 है। यहां का एरिया A1 है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि यहां पर आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा कि आप उसको शिफ्ट कर दो वहां से। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, चलो देखो। सबसे पहले तो ये वाला, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg, जो कि हो जाएगा 1000 इंटू 10 इक्वल्स टू 10⁴ न्यूटन। इतना फोर्स इस कंटेनर की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहां से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मुझे जो फोर्स लगाना है उस फोर्स से इसको ऊपर उठाना है। तो ऊपर की तरफ रिक्वायर्ड फोर्स F2 इक्वल्स टू mg, तो कम से कम होना चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी आती है 10⁴ न्यूटन। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है 10⁴ न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं यहां से F फोर्स लगाता हूं, कितना फोर्स लगाऊं F फोर्स, तो F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। यहां से F2 मुझे पता है, F1 पता करना है, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा F2 ब्रैकेट में A1 अपॉन A2। F2 की वैल्यू तो कितनी है 10⁴, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A2 मतलब होता है 250 टाइम्स ऑफ A1। A2 कितना है 250 टाइम्स ऑफ A1। तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 10⁴ अपॉन 250, तो इसे लिख सकता हूं 1000 डिवाइड बाई 250 इंटू 10। तो ऊपर 10⁴ हो गई, नीचे 250 हो गया, इसको कैंसिल करूंगा कितना आएगा 4। तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 न्यूटन। कितना हो गया 40 न्यूटन। तो सिर्फ और सिर्फ F1 इक्वल्स टू है 40 न्यूटन। मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। क्या बात क्लियर है? बस इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखिए,
ठीक है, इसे लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कंसेप्ट्स अपन समझते हैं। अगर ऐसा हो कि मैंने सेम एरिया वाले दो सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, सेम एरिया वाले दो सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, इसमें कोई फ्लूइड भरा है और यहां से यहां, अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं F, कितना फोर्स लगाता हूं F, और यहां पर एक ब्लॉक रख देता हूं। जैसे ही इस F फोर्स की वजह से ये जिस स्पीड से नीचे जाता है उसी स्पीड से ये ऊपर जाता है, और यहां पर भी फोर्स कितना लगता है F। ये हमने देखा कि एक U-ट्यूब ली, इसमें एक फ्लूइड भरा, इस पे F फोर्स लगाया तो इधर भी कितना फोर्स मिला अपन को, F फोर्स मिला। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी ये वाली। अब मैंने इसी सिस्टम को अगर बढ़ा दिया, मैंने यहां से एक ट्यूब ली, इस ट्यूब से अब की बार दो ट्यूब निकाल दी, सेम एरिया की दो ट्यूब निकाल दी, एक यहां पे और एक यहां पे। अब की बार क्या होता है, इस फ्लूइड को मैं यहां तक भर देता हूं, और जैसे ही इसको रख के मैं कंप्रेस करना स्टार्ट करता हूं, मैंने यहां पर फोर्स लगाया है F, मैंने फोर्स कितना लगाया है F फोर्स लगाया है। अब यहां का एरिया कितना है A, यहां का एरिया भी कितना है A, यहां पे चेंज इन प्रेशर कितना होगा डेल्टा P, यहां पर भी चेंज कितना होगा डेल्टा P, और यहां पर भी चेंज कितना होगा डेल्टा P। तो यहां पर F लगाया तो अब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा F, यहां पर भी क्या होगा F। एक फोर्स लगाया लेकिन मुझे यहां पर कितने फोर्स मिल रहे हैं, दो फोर्स फ्रॉम पास्कल्स लॉ। तो यहां पे दो फोर्सेस मेरे को मिल रहे हैं सेम फोर्स से, लेकिन अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूं तो ये सिर्फ कितना होगा x/2, और ये भी सिर्फ कितना होगा x/2। अब देखिए x/2 प्लस x/2 टोटल कितना हो गया वापस x। और इसी तरीके से अगर मैं इनका नंबर बढ़ाता जाऊं तो हाइट गेन बाई द फोर्स रिसीव्ड इज लेस देन हाइट ये डेप्थ प्रोवाइडेड टू फोर्स 1। तो F1 जो अपन ने इस पे लगवाया है, इससे जो डेप्थ इसको प्रोवाइड हो रही है वो उतनी की उतनी हाइट अचीव अपन को नहीं हो पाती है, हर एक में वो लेवल डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाऊंगा। और इसका नंबर बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब क्या है, मैं एरिया बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की चीजें समझ सकते हो ना। अगर मैं ऐसे 100 भी लगा दूं तो हर एक पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स इन दिस केस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स in this situation will be equal if area of all pipes are equal। अगर एरिया सबका इक्वल है तो इन पे लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ में बस इतना ही कुछ है, एक दो क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस हाइड्रोलिक लिफ्ट पे बेस्ड ही होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप हैंडल कर सकते हो इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये एक कंटेनर है इस तरह का, और यहां पे एक टेबल बना रखी है मैंने, इस टेबल पे एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। एक टेबल पे कंटेनर रखा हुआ है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट फोर्स ऑन सरफेस ऑफ टेबल, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ टेबल, सेकेंड फोर्स एट बॉटम ऑफ ग्लास, और थर्ड फोर्स at the walls of glass। इन तीनों पोजीशंस पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से, इस वाले लिक्विड की वजह से यहां पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई फोर्स ऑन सरफेस ऑफ टेबल, फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास, क्या ये दोनों सेम होंगे क्या, इसी को समझेंगे अपन। अगर मैं कहूं कि यहां पर इस तरीके से, फिर से इसको ड्रॉ करता हूं, तो अगर मैं देखूं तो यहां से लेके यहां तक ये जो फ्लूइड है, क्या ये वाला फ्लूइड
इसके बॉटम पे फोर्स लगा रहा है क्या? हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि भाई इसमें तो जो भी फोर्स लगने वाला है वो इस वाले फ्लूइड की वजह से यहाँ पर चेंज इन प्रेशर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज इन प्रेशर होगा और इसी की वजह से फोर्स लगेगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कंटेनर के अंदर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया वाला जो फोर्स है वो सिर्फ कहां पर लगेगा, बॉटम पे। तो अगर मुझे कहा जाए कि फोर्स ऑन बॉटम, तो मैं कहूंगा बॉटम के लिए जितना ये हाइट है उसमें जितना लिक्विड है सिर्फ उसी लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगा। तो मैं कहूंगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड in the column above the bottom। बॉटम के ऊपर जो कॉलम बन रहा है उसके अंदर जितना लिक्विड है उस लिक्विड के वेट के बराबर इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से प्रेशर में चेंज आ रहा है। इसी लिक्विड का वेट इस बॉटम ने होल्ड कर रखा है। अगर मैं कहूं कि इन वॉल्स पे लगने वाला फोर्स किस तरीके का होगा, तो देखो यहां से लेके यहां तक, अगेन अपन अगर इसको ड्रॉ करें तो ये वाला जो लिक्विड है, ये लिक्विड फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये लिक्विड तो इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है, ये लिक्विड इस बॉटम पे फोर्स नहीं लगा रहा है। ये लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है और इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। देखो इस वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स एड हो रहे हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स का नेट इफेक्टिव फोर्स लगेगा कहां। मान लीजिए ये बॉटम है, तो इस बॉटम की ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, ये इस बाउंड्री पे लगने वाला फोर्स है, इस बाउंड्री पे लगने वाला फोर्स होगा। तो ये वाला जो फोर्स है, फोर्स एट द बाउंड्री ऑफ बॉटम इज फोर्स ड्यू टू फ्लूइड ऑन वॉल्स। होता क्या है, फ्लूइड ने जो फोर्स इन वॉल्स पे लगाया, इन वॉल्स ने वो फोर्स किसको डिलीवर करा है, बॉटम की जो बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री लाइन पे डिलीवर करा है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भी बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है, बॉटम पे लगने वाला फोर्स बॉटम के ऊपर वाले कॉलम की वजह से होगा, वॉल्स पे लगने वाला फोर्स इधर वाले फ्लूइड की वजह से होगा, और टेबल पे लगने वाला फोर्स अब अपन देखते हैं, फोर्स ऑन टेबल, फोर्स ऑन टेबल, फोर्स ऑन टेबल। फोर्स ऑन टेबल क्या होगा, अब टेबल पे तो पूरा का पूरा कंटेनर रखा हुआ है, इस टेबल पे तो भाई पूरा का पूरा कंटेनर रखा हुआ है, जैसा भी है जो भी है ये कंटेनर पूरा का पूरा इस टेबल पे रखा हुआ है अपन ने। तो पूरा का पूरा इस कंटेनर की वजह से जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो बॉटम पे लगे चाहे इसकी बाउंड्री पे लगे, तो F1 और F2 दोनों इस पे नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। तो मैं कहूंगा F ऑन सरफेस, सरफेस पे लगने वाला फोर्स F ऑन बॉटम प्लस F ऑन वॉल, इन दोनों के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आई क्या? अगर मैं इस तरह का कंटेनर लेता हूं जो इंक्लाइंड है, उसके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ है, तो इस फ्लूइड की वजह से बॉटम पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम की वजह से होगा जो कॉलम इस बॉटम के ऊपर लिक्विड ने बना रखा है। बाकी जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से लगने वाला फोर्स कहां होगा, साइड वॉल्स पे होगा, और इन वॉल्स का इफेक्ट डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा और इसे हम कहेंगे कि ये बॉटम की बाउंड्री पे लग रहा है। और फाइनली नेट फोर्स ऑन द टेबल होगा और वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तीनों की प्रोफाइल क्या रहेगी, तो अपन कहेंगे कि फोर्स ऑन सरफेस ऑफ टेबल इन दोनों की सम के बराबर होगा। इसका फोर्स निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना पड़ेगा, ये कॉलम लेना पड़ेगा। तो जब भी अपन को डिटेल्स दी होगी अपन इससे कैलकुलेट करके आसानी से रिजल्ट बना सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भी लगने वाला फोर्स किस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा कहूं कि अब की बार इस तरीके का
एक पॉट बना दिया और इसको फिल कर रखा अपन ने फ्लूइड से। इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा भाई, देखो इस वाले केस में अब की बार ये जो सरफेस है, ये बॉटम है, इस बॉटम पे तो पूरा का पूरा ही है, क्या सिर्फ ये है कि ये पूरा है? तो देखिए यहां पर इस फ्लूइड को अगर मैं देखूं तो इतने बॉटम पे अगर इस वाले पॉइंट का प्रेशर देखूं, इस वाले पॉइंट का प्रेशर अगर P है तो इस पूरी लाइन में, इस पूरी की पूरी लाइन में प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। तो बॉटम के हर एक पॉइंट का इधर का प्रेशर भी कितना होगा, P होगा, इधर का प्रेशर भी कितना होगा, P होगा। ठीक है, तो इस बॉटम में, बॉटम के बिल्कुल अपर लेयर पे प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पे कैसे फाउंड कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे मैं प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि ये h हाइट तक फील्ड है और यहां पर तो सरफेस आ गई, तो सरफेस की वजह से मुझे पता नहीं चलेगा कि कितना इफेक्ट हो रहा होगा। तो मैं जहां से ओपन दिख रहा है, मैं यहां से, अगर ये P नोट है तो यहां से लेकर यहां तक प्रेशर में चेंज आएगा P रो जी H, और मैं बता सकता हूं P कितना हो जाएगा, P नोट प्लस रो जी H। तो अब मुझसे पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट का प्रेशर P है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल का डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ का प्रेशर भी P होगा, यहाँ का प्रेशर भी P होगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि ये वाले का प्रेशर भी P होगा, ये वाले का प्रेशर भी P होगा। तो नेट इफेक्टिव फोर्स इस वाले पे किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, तो इस वॉल्स पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ होगा, इस वॉल्स को अगर मैं देखूं, इसका एक क्वेश्चन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये वाली रेडियस ले लेता हूं R, ये वाली रेडियस कितनी ले लेता हूं, R इक्वल्स टू 1 मीटर, और ये वाली रेडियस ले लेता हूं R इक्वल्स टू, ये वाली रेडियस ले लेता हूं R इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई, और इस सिलेंडर की रेडियस यहां पर कितनी है, 1 मीटर, और इसकी हाइट ले लेता हूं 1 मीटर। इसकी हाइट भी कितनी ले ली अपन ने, 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या इसका पूरा वॉल्यूम अपन पता कर सकते हैं क्या, इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, अगर ये पूरा 2 मीटर के रेडियस वाला अगर कंटेनर होता तो इसका एरिया कितना हो जाता, वॉल्यूम कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये 1 का होता तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर इंटू H1, और ये H2, V1 की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू एच कितना है 1, और ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 पाई वॉल्यूम। तो ये वाला वॉल्यूम तो है, ये वाला वॉल्यूम कितना है 1 पाई, ये वाला वॉल्यूम कितना है 1 पाई, और ये टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 4 पाई। 4 पाई में से इस 1 पाई को माइनस करूंगा तो सराउंडिंग का सारा वॉल्यूम आ गया, और उस सारे वॉल्यूम में से आधा वॉल्यूम किसके हिस्से में आ रहा है, इसके हिस्से में आ रहा है। तो 3 पाई का आधा करूंगा तो ये कितना आएगा 1.5 पाई मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब का एरिया अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम है। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं कहूंगा भाई इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम होगा 1 प्लस 1.5 पाई मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 2.5 पाई मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। और इतने वॉल्यूम में अगर इसमें वाटर फिल किया जाए तो कितना वाटर आ जाएगा, तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर filled in container m इक्वस टू हो जाएगा 10 टू पावर 3 इंटू 2.5 इंटू पाई। तो m इक्वस टू आ जाएगा 2500 पाई केजी। इतने केजी मास होगा, और इस इतने केजी मास का वेट कितना होगा, m इंटू जी इक्वस टू 2500 पाई इंटू 10 इक्वस टू 25,000 न्यूटन। इतना लोड अगर मैं सीधे सीधे देखूं कि इस कंटेनर को, अगर मैं सीधे सीधे देखूं कि इस कंटेनर को भाई तुमने टेबल पे रख दिया है, टेबल पे रख दिया है, तो इस टेबल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस टेबल पे लगने वाला फोर्स m इंटू जी के बराबर ले लेता हूं। सिंपल सी बात है कि m मास है, इस पे g फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स n लगेगा, और n की वैल्यू कितनी आएगी mg के बराबर आएगी।
तो mg फोर्स जो है वो इस पे लग रहा है। इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने इस तरीके से फाइंड किया, देखो टोटल ये अगर बड़ा वाला सिलेंडर होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, पाई आर स्क्वायर H1 और पाई आर स्क्वायर H2 इस तरीके से। तो बड़े वाले सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होता, पाई आर स्क्वायर H1, और छोटे वाले का कितना है, पाई आर स्क्वायर H2। इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है बीच का, ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये गैप का टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है, 3 पाई मीटर क्यूब, 3 पाई मीटर क्यूब। और ये देखो यहां से यहां सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने में डिवाइड करेगी, इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो 3 पाई में से 1.5 अपने हिस्से में आ गया, 1.5 तो अभी खाली पड़ा है जो इस कंटेनर से बाहर है। तो 1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर क्यूब। अब मुझे देखना है कि अगर हाइट h है, अगर हाइट कितनी है h, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स किस तरीके से वर्क करेगा। अभी तक मैंने mg से कैलकुलेट करा है। अब मैं देखता हूं कि जो कंटेनर है इसके बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू P इक्वल टू कितना है, ठीक है, यहां का कितना है P नोट और यहां का प्रेशर कितना है P, तो यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा P, और इफेक्टिव फोर्स तो वही है क्योंकि बॉटम पे भी प्रेशर कितना होगा, P नोट। तो मैं कहूंगा डेल्टा P इक्वल टू किसके आएगा, रो जी एच के। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 10 टू पावर 3 हो गया, इंटू जी कितना है 10 इंटू एच 1 मीटर। ये तो डेल्टा P की वैल्यू आई है, रो जी एच। इस डेल्टा P की वजह से इस नीचे वाले पूरे एरिया पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और इस नीचे वाले एरिया की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बॉटम इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए। डेल्टा P की वैल्यू कितनी है, 10 टू पावर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है 4। तो ये वाला F इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 4 पाई, 4 इंटू 10 टू पावर 4 पाई। और अपना यहां पे कितना आया है, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 पाई, इसमें पाई भी शामिल है, ठीक है। इतना न्यूटन आया है वेट, लेकिन यहां पे लगने वाला फोर्स मुझे बहुत ज्यादा बता रहा है। F इक्वल टू इस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स कितना है, 10 टू पावर 4 इंटू पाई इंटू 4। ये है फोर्स ऑन बॉटम, ये क्या है, फोर्स ऑन बॉटम है। अगर मैं कहूं वॉल पे लगने वाला फोर्स, वॉल पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये और ये दोनों मिलके नेट फोर्स किधर लगा रहे, ऊपर की तरफ। नेट फोर्स किधर लगा रहे, ऊपर की तरफ। और इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके क्या आएगा मेरे पास, mg के बराबर। तो मैं कहूंगा फोर्स ऑन सरफेस, फोर्स ऑन सरफेस एफ एस इक्वल टू तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 पाई न्यूटन, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए फोर्स ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बॉटम पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैं प्रेशर से कैलकुलेट करूंगा और मेरे पास एफ बॉटम की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 10 टू पावर 4 पाई न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है बॉटम पे, इतना फोर्स टोटल सरफेस पे है। वॉल्स पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वॉल्स इक्वल्स टू आ जाएगा एफ बी माइनस एफ एस इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 4 पाई न्यूटन। ये इतना वॉल्स पे लगने वाला है और किधर की तरफ है, अपवर्ड। ये किधर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे टोटल 3 तरह के फोर्स दिखेंगे मेरे को। एक कंटेनर लिया अपन ने, इस कंटेनर पे इस तरीके से देखा, जो सरफेस पे लगने वाला फोर्स है, ये सरफेस, इस सरफेस पे लगने वाला फोर्स तो किसके बराबर आया, mg के। मुझे अगर कुछ भी नहीं पता तो मैं ये एक चीज समझ सकता हूं कि भाई जो भी कंटेनर रखा है इसका अगर टोटल मास m है तो इस पे लगने वाला, सरफेस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, mg। और mg की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 पाई न्यूटन। इतना, जब टोटल मास ही इतना है तो इस कंटेनर के बॉटम पे फोर्स कितना लग सकता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि भाई दोनों का प्रेशर क्या है, यहां इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन दोनों का प्रेशर P सेम होगा, और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऑन बॉटम जो होगा वो 4 इंटू 10 टू पावर 4 पाई न्यूटन के बराबर आएगा, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये फोर्स एफ बी किधर की तरफ लगेगा, एफ बी इस सरफेस पे
नीचे की, इस बॉटम पे नीचे की तरफ लगेगा। अब बॉटम की बाउंड्री पे इस वॉल की वजह से किधर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। ये वाले तो फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देते हैं, ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स ऑन वॉल है किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स ऑन वॉल अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, 1.5 इंटू 10⁴ इंटू पाई न्यूटन। ठीक है, तो इस बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है, 4। इस बॉटम की बाउंड्री पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 1.5। और नीचे की तरफ नेट इफेक्टिव फोर्स कितना है, 2.5। तो ये वाला अपवर्ड है, ये वाला डाउनवर्ड है, और ये वाला भी डाउनवर्ड है। तो एक ही कंटेनर की वजह से, एक ही कंटेनर में रखे हुए फ्लूइड की वजह से अगर मैं 3 अलग अलग जगह पे इफेक्टिव फोर्स देखना चाहूं तो तीनों इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग का पार्ट तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वो भी बहुत आसान है। यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, इस कंटेनर पे लगने वाला फोर्स देखेंगे। तो फोर्स, इस पूरे कंटेनर का इफेक्टिव फोर्स mg तो किधर आएगा, नीचे। इस पूरे कंटेनर के वॉल पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। और कंटेनर के बॉटम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, बॉटम पे लगने वाला फोर्स इस प्रेशर की वजह से होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका वॉल्यूम पता करता हूं, इसके वॉल्यूम से मैं इसका मास पता करता हूं, इसके वॉल्यूम से मैं इसका मास पता करता हूं। और मास पता करते ही mg से मुझे पता चल गया कि भाई सरफेस पे लगने वाला फोर्स तो इतना है। अब मैं प्रेशर पता करता हूं, और प्रेशर से फोर्स पता चल गया कितना लग रहा है, बॉटम पे इतना लग रहा है, और बॉटम पे इतना लग रहा है, टोटल इतना है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, Fw = Fb - Fs। और यहां से जब तीनों फोर्स आ गए तो उसका कंक्लूजन ये है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। अगर कुछ और क्वेश्चन मिले तो वैसे अपन ने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कर ही लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, प्रेशर ड्यू टू रोटेशन। प्रेशर ड्यू टू रोटेशन देखिए, अगर मैं एक ट्यूब लेता हूं जो इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में है और इसमें फ्लूइड में फिल करूं, तो इस फ्लूइड को इस तरीके से फिल करा है और मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं। अगर मैं इसको ओमेगा से नहीं घुमाता तो मैं फ्लूइड को इधर की तरफ रख देता, लेकिन ओमेगा से घुमाने की वजह से क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, Fc। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये, इसकी वैल्यू होती है m⁴r। अगर r डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करवा रहे हो तो इस पे लगने वाला फोर्स m⁴r होता है। इस फोर्स की वजह से ये फ्लूइड इधर की तरफ हो गया और इसकी सरफेस इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इस डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स F1 है, इस डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स F2 है, तो मैं कहूंगा F2 इज ग्रेटर देन F1 बिकॉज R2 विल बी ग्रेटर देन R1। इस जगह का फोर्स अलग होगा, इस जगह का फोर्स अलग होगा। अगर ये घूम रहा है तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं कि P1 है इसका प्रेशर और इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, तो मैं ये भी कहूंगा कि P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 जो है वो ज्यादा होगा देन P1 से। तो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस पता करना है, क्या पता करना है, प्रेशर डिफरेंस। फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ए। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहां से लेकर यहां तक प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज तो समझ में आ गई, हो क्या रहा है, घूम रहा है, घूमने की वजह से ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जैसे mg होता था उसकी तरह कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो इस वेरिएबल फोर्स की वजह से प्रेशर डिफरेंस मुझे पता करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ट्यूब बनाता हूं इस तरीके से। इस ट्यूब में यहां तक अगर मैं कहूं कि फ्लूइड फिल करा हुआ है, तो इस फ्लूइड में इस सेंटर से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P1 है अपना, और R2 डिस्टेंस पे अपना पॉइंट P2 है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पे सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, x डिस्टेंस पे जाता हूं और एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जिसका थिकनेस है dx। ठीक है,
इस dx को अगर मैं देखूं तो इस dx का कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन है क्या? डेफिनेटली इसका एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, और इसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये जो एक्सेलेरेशन है ये किसकी वजह से होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे। यहां का प्रेशर अगर P है और यहां का प्रेशर P प्लस डेल्टा P है, यहां का प्रेशर P है, यहां का प्रेशर P प्लस डेल्टा P है, तो डेफिनेटली इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो F फोर्स जो होगा वो किसकी वजह से होगा? इस डेल्टा P की वजह से होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल्टा P इंटू एक्स। इसकी वजह से क्या होगा? ये फोर्स लग रहा होगा डेल्टा P इंटू एरिया, डेल्टा P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स है। तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ है, इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलेरेशन आ रहा है? इतना एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो क्या मैं इस चीज को यहां पे रख सकते हैं? तो देखो फोर्स डेल्टा P इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है इस सब्सटेंस का? मास अगर इसकी डेंसिटी रो एल है तो मैं कहूंगा रो एल इंटू एरिया इंटू थिकनेस कितनी है? dx। एरिया इंटू थिकनेस, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसकी थिकनेस कितनी है? dx है। तो ये इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम आ गया। इस वाले का वॉल्यूम कितना आया है? दिस। इसको किससे मल्टीप्लाई करा है? रो एल से। तो ये मेरे पास मास आ गया, इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज डेल्टा पी इंटू ए। क्या मैं ए से ए को कैंसिल कर सकता हूं? तो ए से ए को कैंसिल कर दिया, मेरे पास डेल्टा पी लिखाया। डेल्टा पी को मैं और स्मॉल लेवल पे लिखना चाहूंगा तो डीपी लिखूंगा। डीपी इक्वल्स टू रो एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये तो ए इंटू डी एक्स है तो एक्स डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी एक्स। तो डीपी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये 0 से p पहुंच जाएगा, या a से b करूं तो p a, या p1 से p2 कर देता हूं, p1 से p2 कर देता हूं। तो यहां पे r1 से लेके r2 हो जाएगा। तो p2 माइनस p1 इक्वल्स टू लिखा जाएगा रो एल ओमेगा स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 तो इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये क्या है? ये है चेंज इन प्रेशर ड्यू टू रोटेशन। चेंज इन प्रेशर ड्यू टू रोटेशन। इस रोड में रोटेशन की वजह से एक पॉइंट से दूसरे P1 से लेकर P2 तक जो प्रेशर चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसका एक्सेलेरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स की वैल्यू कैसे पता करते हैं? डेल्टा पी इंटू ए। चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, ये क्या होता है? फोर्स। और इसी फोर्स का इफेक्ट क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये दोनों चीजें मैंने कंपेयर करी तो मेरे पास P2 माइनस P1 की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा तो उसके रोटेशन की वजह से दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर ये होगा। ठीक है, और ध्यान रखना r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है, हम सीधे सीधे इनका डिफरेंस लेंथ लेकर नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी डिस्टेंसेस क्या है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि भाई इस तरीके से कोई यूट्यूब है एक, और इसको इसी लगभग इसी पॉइंट के अबाउट हमने घुमाना स्टार्ट किया है ओमेगा से। जब मैं ओमेगा से घुमाता हूं, पहले ये फ्लूइड इस तरीके से था, अब ये फ्लूइड यहां से नीचे आ जाता है H, और यहां से H नीचे आ जाता तो यहां से H ऊपर चला जाता होगा। हमें बताना है कि भाई अब इसकी हाइट कितनी हो चुकी है, ये टोटल H कितना ऊपर होगा, इन दोनों के लेवल का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के लेवल का डिफरेंस क्या होगा। तो यहां से लेकर यहां तक इसका पॉइंट ये वाला है, और यहां से लेकर यहां तक इसका डिफरेंस कितना हो गया? H। मुझसे यही पूछा गया है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ जो है ऐसी, वो लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, L लेंथ है, और इसको ओमेगा स्पीड से घुमा रहा हूं। कितनी स्पीड से घुमा रहा हूं? ओमेगा से। तो ये H हाइट ऊपर चढ़ गया, तो मुझे बताना है कि कितना होगा हाइट H। सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि इसमें प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? रोटेशन की वजह से आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रेशर डिफरेंस
प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन अपन ने अभी अभी पढ़ा है, रो एल इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और साथ में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहां पे P2 माइनस P1 कैन बी रिटन एज रो एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और साथ में क्या है R2 स्क्वायर। इस वाले के लिए तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस उस वाले के लिए कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई। ये चेंज इन प्रेशर है, किसके थ्रू अपन ने लिखा, ड्यू टू रोटेशन। अब अगर मैं इस U ट्यूब को ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई यहां का प्रेशर तो कितना है P नोट है और यहां का प्रेशर भी कितना है P नोट है। अगर यहां का प्रेशर P है तो P कैन बी रिटन एज P नोट प्लस रो GH। तो यहां का प्रेशर अगर मैं P1 लिखूं, यहां का प्रेशर P2 लिखूं, तो P2 इक्वल्स टू तो है P नोट प्लस रो G कैपिटल H और P1 इक्वल्स टू है P नोट और इन दोनों का डिफरेंस P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हो जाएगा रो L इंटू G इंटू कैपिटल H। ये इक्वेशन हो गई मेरे पास सेकंड, ये इक्वेशन है मेरे पास फर्स्ट। दोनों से प्रेशर डिफरेंस को क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं। जब दोनों को इक्वल करूंगा तो P2 माइनस P1 P2 माइनस P1 तो मैं लिखूंगा रो L G H इक्वल्स टू हो जाएगा रो L ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। तो रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा, H इक्वल्स टू आएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2H, सॉरी 2G, H तो अपन पता ही कर रहे हैं 2G, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज हाइट गेन बाई लिक्विड जब ये रोटेट कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल टच में हो, ये बहुत ज्यादा दूर हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे का सॉल्यूशन इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। क्या चीज क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद तो फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट होना है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी 5 है और इसका मास m इक्वल्स टू 10 kg है। मास कितना है m इक्वल्स टू 10 kg। इसको इस कंटेनर में मैंने छोड़ दिया है जिसकी डेप्थ 100 मीटर तक है। जिसकी डेप्थ कहां तक है 100 मीटर तक। आपको बताना है कि इसको बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू रीच बॉटम, बॉटम तक जाने में भी कितना टाइम लगने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि भाई जैसे ही ये इसके अंदर इन करेगा, इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे। इस पे ये वाटर है ना, ये फ्लूइड जो है ये वाटर है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ऑब्जेक्ट की कितनी है 5 और इसका मास है 10 kg। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये पता करता हूं कि इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहले इस पे लगने वाला एक फोर्स होगा mg नीचे की तरफ। इस पे एक फोर्स डेफिनेटली नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायोंसे फोर्स। mg अगर मुझे पता करना हो तो mg में बड़े सिंपली पता कर सकता हूं। इसका मास कितना है 10 इंटू जी कितना होगा 10, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, mg तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब इस पे जो बायन फोर्स लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बायन फोर्स के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना है। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट vd पता करना है। vd तो उतना ही होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम पता करते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा v इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 10 अपॉन डेंसिटी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लो, ये कितना है 5, तो ये कितना आया है 2 लीटर आया है। v कितना आया है 2 लीटर, लीटर में आया है। लीटर का मतलब होता है 2/10⁻³ मीटर क्यूब। अब अगर मुझे पता करना हो कि एफ बी क्या होगा, एफ बी इक्वल टू होता है रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और ये कितना है 2। रो ऑफ लिक्विड
अब ये वाला लीटर में लिखता हूं तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में चलने देता हूं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू जी इंटू 2 और एफ बी जो आएगा वो 20 न्यूटन आएगा। एफ बी कितना होगा 20 न्यूटन। तो इस कंटेनर पे एक फोर्स 100 का नीचे लग रहा है, ऊपर की तरफ 20 लग रहा है। नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा 80। नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा 80। अब 80 फोर्स लग रहा है और मास कितना है इसका 10, तो क्या कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा क्या? मैं यहां से कहूंगा फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 80 का फोर्स लग रहा है, 10 का मास है, एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा। तो अब इसको वापस से देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। ये ब्लॉक, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी नीचे की तरफ, एफ बी ऊपर की तरफ, और इस नीचे वाले फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, टोटल नेट फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस एक्सेलरेशन की वजह से भागना स्टार्ट करेगा और इसको कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 100 मीटर की। तो देखते हैं कितना फास्ट जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। मेरे पास तीन चीजें हैं तो दोनों चीजें पता कर सकता हूं कि यहां पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी और यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन थर्ड लगाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर तो कितना है 0 प्लस 2as, 2 इंटू ए कितना है 8 इंटू एस कितना है 100। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1600 और v इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। भाई 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v होगी और v की वैल्यू कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहां पे आएगा तो इसको टाइम कितना लग चुका होगा। टाइम देखो v इक्वल टू होता है u प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है 40, अपन ने अभी फाइंड करी। u कितना है 0 प्लस a 8 इंटू टी। तो t इस 8 को इधर भेज देता हूं, t इक्वल टू आ जाएगा 40/8 इक्वल टू 5 सेकेंड। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड होगी। और इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि ऑल द टाइम यहां से चल के यहां तक आने में ऑल द टाइम लगने वाला जो फोर्स है नेट इफेक्टिव फोर्स वो कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट है तो मुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सेलरेशन मेरा चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन चेंज होता तो मोशन इसका बहुत क्रिटिकल हो सकता था, हमें इंटीग्रेशन से पता करना पड़ता, लेकिन ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलिए